हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की तीसरे इस पार्ट में मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करने वाले हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद। और इसमें हम बात करेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, एक डायग्राम से इसको हम समझेंगे। और उसके साथ साथ हम इसके 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों को डिटेल में समझेंगे, 74, 75 और 352। राज्य की मंत्री परिषद से कंपैरिजन करते हुए इनको समझेंगे कि राज्य की मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और सेंटर में क्या डिफरेंस है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका की भी चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम समझेंगे। और उसके बाद में मंत्री परिषद के कार्य पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद के मुख्य कार्य क्या होते हैं। चलिए, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करने वाले हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करने से पहले एक डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं, और इसको हम कहते हैं संघ की मंत्री परिषद। किसकी मंत्री परिषद? संघ की मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संघ की मंत्री परिषद में हम इसको एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। एक होती है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अगर हम बात करें कि इसमें अंतर क्या है, तो यहां पर इसका अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देखो। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर करने से पहले यहां पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। इसका नाम है मंत्री परिषद। का नाम क्या है? मंत्री परिषद। और इसका नाम है मंत्री मंडल। एक मंत्री परिषद, एक मंत्रिमंडल। अब यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट में आएगा कि शामिल कौन कौन है। प्रधानमंत्री, उसके बाद अगर डेप्यूटी प्रधानमंत्री है तो वो भी मंत्री परिषद का ही पार्ट है। और जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी मंत्री परिषद का पार्ट है। और बाकी आ जाएंगे अपने राज्य मंत्री व मंत्री। यहां पर आप गौर करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये प्रधानमंत्री का है, और
ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये उप प्रधानमंत्री का है, और ये है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल के लोग, और बाकी जो है सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों का होता है, इस प्रकार से। तो इस पूरे टीम को अगर हम बोले तो ये मंत्री परिषद है। इन पूरों को अगर हम ये कहें, ये क्या है, ये क्या है, एक मंत्री परिषद। ये पूरी मंत्री परिषद है जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब शामिल होते हैं। इसमें कहीं भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति वगैरह वगैरह के कहीं भी नाम नहीं है। अगर पूछे कि मंत्री परिषद में कौन शामिल होता है, तो हम कहेंगे मंत्री परिषद में वही शामिल होते हैं जिनके पीछे मंत्री लगा हुआ है। जिनके पीछे मंत्री लगा है वही मंत्री परिषद का हिस्सा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उप प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, सब मंत्री परिषद में आते हैं। राष्ट्रपति के पीछे कहीं मंत्री लगा है? नहीं। उपराष्ट्रपति मंत्री लगा है? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष मंत्री लगा है? नहीं। तो वो मंत्री परिषद का पार्ट नहीं है। चलिए अब आप इधर देखें, ये तो हो गया कि मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होते हैं। आप अगर पूरा गौर करें तो मंत्री परिषद इस प्रकार से आपको नजर आती है। इसके अंदर एक मंत्रिमंडल है। आपको अगर पूछें कि मंत्री परिषद के अंदर मंत्रिमंडल है या मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद है, तो आप, मुझे लगता है, क्लियरली बता सकते हैं कि मंत्री परिषद के अंदर मंत्रिमंडल है। तो यहां पर जो मंडल है, ये जो मंडल है, इसी को हम बोलते हैं कैबिनेट। इसको कैबिनेट बोलते हैं। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 352 में। और मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? 74। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि एक मंत्री परिषद होगी और उसमें ये लोग शामिल होंगे। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ है। यह शब्द 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया, मंत्रिमंडल संविधान में। उससे पहले संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। तो संविधान में क्या उल्लेख था? संविधान में उल्लेख था केवल मंत्री परिषद का। तो क्या पहले मंत्रिमंडल बनता नहीं था? बनता तो था, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं था। संविधान में उल्लेख मंत्रिमंडल शब्द का है 44वां संविधान संशोधन 1978 78 में, जिसमें लिखा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही करेगा। तो यहां मंत्रिमंडल शब्द आया 352 में। अब अगर राज्यों की मंत्रिमंडल को हम कंपेयर करें तो राज्यों में भी इस प्रकार का सिस्टम है, जहां मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और राज्य के अन्य मंत्री है। लेकिन राज्य में कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, लेकिन उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्य की मंत्रिमंडल संविधान में नहीं है, केंद्र की मंत्रिमंडल संविधान में है। ये अंतर है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो मंत्री परिषद है, इसमें अनुच्छेद आता है 75, आर्टिकल 75। तो 75 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 75 जो है वो कह रहा है, सबसे पहली बात तो वो कह रहा है मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और दूसरा पार्ट इसमें लिखा है
मंत्रियों की संख्या और दल बदल मंत्रियों की संख्या में इसके प्रावधान है कि मंत्रियों की कुल संख्या अगर हम देखें संख्या तो 15% हो सकती। लेकिन आप कहेंगे किसका 15%? तो मैं कहूंगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में टोटल संख्या कितनी है? 543 है। 543 का 15% निकालें तो लगभग 81 आएगा। लगभग कितना आएगा? 81। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र में 81 मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इससे कम हो सकते लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। न्यूनतम मंत्रियों का प्रावधान यहां पर नहीं है। न्यूनतम मंत्री राज्यों में होते हैं, 12 मंत्री कम से कम राज्यों में होना चाहिए, लेकिन यहां पर न्यूनतम मंत्रियों का उल्लेख नहीं है। राज्यों में इसको कंपेयर करें, राज्यों में तो राज्य की विधानसभा के कुल संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? 200। तो 200 का 15% कितना हुआ? 100 का 15 तो 200 का 15 यानी कि 30। 15 + 15 30 यानी कि 15% 200 का हो गया 30 मंत्री। राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री? 30 मंत्री हो सकते हैं। अब आता है कि ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? शुरुआत में तो ये नहीं था। तो इस संख्या का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में मंत्रियों की संख्या को कंट्रोल किया गया, क्योंकि पहले इन मंत्रालय में बहुत ज्यादा मंत्री होते थे। ज्यादा मंत्री ज्यादा करप्शन, इसलिए मंत्रियों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए यह प्रावधान किया गया। मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल है। आप देखो उसके बाद में हम बात करते हैं। अब इसी में इसका प्रावधान है कि अगर कोई सांसद, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो सांसद होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, अगर कोई सांसद दल बदल विरोधी कानून में दोषी पाया गया है तो उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। यहां पर 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि दल बदल कानून में दोषी व्यक्ति को आप मंत्री नहीं बना सकते। उसके बाद में आता है कि इन मंत्रियों के लिए एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत। ये जो मंत्री है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? राष्ट्रपति, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार, इसलिए मंत्रियों को कार्यकाल निश्चित नहीं है। उसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति, न कि राज्यसभा के प्रति, न राष्ट्रपति के प्रति, न प्रधानमंत्री के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75(3) में लिखा हुआ है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट collective responsibility before the Lok Sabha. That procedure of Council of Minister collective responsibility we inspire from British Constitution, and this part attached with parliamentary system of Indian Constitution inspired from British Constitution. ये जो प्रावधान है ये हमारे देश में आया है ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था का एक पार्ट है ये, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। यहां पर
यहां पर एक बात आती है कि मंत्रियों की सदस्यता, मंत्री किसके सदस्य होंगे? तो सदस्यता में इसके प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्री पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई मंत्री शपथ के दौरान संसद का सदस्य नहीं है तो उसको टाइम मिलेगा कितना? 6 महीना। 6 महीने में वो संसद के किसी एक सदन का मेंबर बन जाए। अगर वो मेंबर नहीं बना तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सदस्यता में संसद की सदस्यता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान बहुत सारे अच्छे नेता जो है पार्टी के हार जाते हैं और फिर वो उनको मंत्री भी बना दिया जाता है, लेकिन फिर उनको राज्यसभा की सदस्यता दिलाई जाती है या कोई उपचुनाव में उनको जीताया जाता है लोकसभा में, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्य बना दिया जाता है। अगर सदस्य नहीं बन पाता है तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा मंत्री पद से। उसके बाद में यहां पर आता है कि जितने भी मंत्री हैं उनकी वेतन भत्ते और उनकी सुख सुविधाएं जो है, वेतन भत्ते और सुविधाएं, ये कौन तय करेगा? संसद समय समय पर कानून बनाकर तय करेगी। संसद के द्वारा विधि निर्माण के अंतर्गत इनको ये सुविधाएं प्रदान की जाए। तो ये सारी मंत्री परिषद हमने डायग्राम के माध्यम से पढ़ी है। अब आप थोड़ा सा इंग्लिश में देखें इनको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी कि मंत्री परिषद के अंदर भारत सरकार की वास्तविक शक्तियां होती है और डिसीजन मेकिंग की पावर इनके पास होती है। देश में कौन सी योजना बनानी है, कौन सी सड़क बनानी है, कौन सा हाईवे निकालना है और जनता के लिए कौन सी दवाइयां फ्री करनी है, जनता का इलाज फ्री करना है, ये सारी चीजें जो है सरकार के निर्णय के अंतर्गत तय होती है और ये रियल एग्जीक्यूटिव है, काम करते हुए यही नजर आती है। हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 में लिखा है इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, मुखिया, वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम करेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। मंत्री परिषद के निर्णय भी सामूहिक होते हैं और उत्तरदायित्व भी सामूहिक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ, लोकसभा में पूछे गए सवालों का जवाब देना कंपलसरी है। दूसरा अर्थ, अगर लोकसभा ने किसी एक सिंगल मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, इवन प्रधानमंत्री, सरकार गिर जाती है। और सामूहिक उत्तरदायित्व में यह भी शामिल होता है कि मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिए हैं वो भी सामूहिक होंगे, उसमें सभी मंत्रियों को सहमत होना पड़ता है। अगर मंत्री परिषद के निर्णय से कोई मंत्री सहमत नहीं है तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्री परिषद अपना निर्णय नहीं बदलेगी। दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 क्लॉज 3 मेंशन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत अनुच्छेद 75(3) में है। आगे देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। इस मंत्री परिषद का मुख्य कार्य है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना। देश का मुखिया है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति, जिसको मंत्री परिषद सलाह देती है और राष्ट्रपति के नाम से पूरे काम होते हैं। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कह रहा है कि देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का काम करेगी। ये पार्ट 1 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में प्रावधान किया कि मेड एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यता,
बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? बाध्यता, कंपल्सरी। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी कि बाउंड कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट 1978, प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकॉन्सिडर, यानी कि रिकॉन्सिडर का मतलब होता है पुनर्विचार। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को यह कह सकता है कि इस पर दोबारा विचार कीजिए, पुनर्विचार के लिए किसी निर्णय को वापस लौटा सकता है। आर्टिकल 75 जो हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद के डायग्राम में, उसकी बात कर लेते हैं। अदर प्रोविजन अबाउट मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान अनुच्छेद 75 में लिखे हैं। तो 75(1) में लिखा है अपॉइंटमेंट के बारे में। किसका अपॉइंटमेंट? मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का। ये कह रहा है कि पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द पीएम एडवाइस, पीएम से एडवाइस। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। दोबारा सुना इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75(1), प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 75 फर्स्ट में ए में लिखा है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, यानी कि यह कह रहा है कि मंत्रियों की संख्या, अधिकतम संख्या, एक्सीड का मतलब होता है नॉट एक्सीड, इससे ऊपर नहीं हो सकती। इससे 15% ऑफ लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री हो ही नहीं सकते। ये 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। 75(2) कह रहा है कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 75(3) वाली आर्टिकल सीधा पूछा जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा टू लोकसभा के प्रति हमारी मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, जिसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। 75 का 4 कह रहा है, क्लास 4, ऑथ बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 74, यानी कि सभी मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष 2 शपथ लेनी पड़ेगी। कितनी शपथ? 2 शपथ, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। ध्यान रहे, इस शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में है, 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और शपथ के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 75(4) में किया गया है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। 75(5) कह रहा है कि मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस इफ नॉट टू बी इलेक्ट विद इन 6 मंथ, यानी कि 75(5) कह रहा है कि ये जितने भी मंत्री हैं वो संसद के सदस्य होना जरूरी है। अगर शपथ के दौरान वो सदस्य नहीं है तो आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा, 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, और अगर आपने सदस्यता नहीं ली तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा 6 मंथ। 75(6) कह रहा है द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एज पर पार्लियामेंट लॉ, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा यह निर्धारित करेगी कानून के माध्यम से कि कौन से मंत्री को क्या सुविधाएं और वेतन मिलेगा। तो ये जो हमने बात की, अनुच्छेद 75 की बात की थी, आर्टिकल 75 बहुत बड़ा है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें कि इसकी संरचना, मंत्री परिषद जो संरचना है वो किस प्रकार की है। इसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, हेड ऑफ इंपोर्टेंट मिनिस्टर जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये जितने मंत्री होते हैं ना, बड़े बड़े मंत्री, इनको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। कैबिनेट का मतलब बड़े वाले मंत्री।
इनके अधीनस्थ होते हैं राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। एक कैबिनेट में 3 मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री हो गया, जैसे रक्षा मंत्री हो गए, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए। तो एक राज्य रक्षा मंत्री होगा, एक उप रक्षा मंत्री होगा, रक्षा उप मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और एक रक्षा मंत्री। इस प्रकार के मंत्रालय होते हैं अलग अलग और उनके मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री बड़ा मंत्री होता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं और एक केवल राज्य मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भी भाग लेते हैं, बुलाए जाने पर, हमेशा नहीं। बाकी कैबिनेट की प्रत्येक सप्ताह एक बैठक होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं और पूरी सरकार के निर्णय ये लोग करते हैं। इनके बीच में किचन कैबिनेट भी होता है, किचन कैबिनेट। इसमें 2 या 3 लोग होते हैं प्रधानमंत्री के एकदम विश्वास पात्र। कैबिनेट में चर्चा करने से पहले प्रधानमंत्री किचन कैबिनेट से चर्चा करता है और फिर कैबिनेट में डिस्कस होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मंत्रियों के असिस्टेंट होते हैं ये राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये काम सीखते हैं, नए नए मंत्री होते हैं ये। कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखते हैं हम। फीचर विशेषताएं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइज की। साइज अगर देखें तो कैबिनेट का साइज बहुत छोटा होता है, 20 से 30 मंत्री होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मंत्री आ जाते हैं, लार्जर साइज होता है। अगर पावर की बात करें तो कैबिनेट के अंदर होती है रियल पावर, तो रियल पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब होता है। और असिस्ट कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कैबिनेट का सहायता करती है, असिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन की बात करें तो आर्टिकल 352 में कैबिनेट है और 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कैबिनेट अप्लाइज इन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है कि लोकसभा के प्रति आप सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, तो ये चीज आप दोनों के ऊपर ही लागू है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने चर्चा की थी, फिर एक बार थोड़ा सा और देख लें कि मेंशन इन आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, 75 क्लॉज 3 में, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कि पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी कि लोकसभा के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना कंपलसरी है। इफ वन मिनिस्टर लॉस कॉन्फिडेंस, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी रिजाइन। अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा पास कर दे तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसे हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, अनुच्छेद 75 में जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द लिखा है, ये एक प्रकार से वो बता रहा है कि मंत्री की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित कर रहा है। इनडायरेक्टली मींस पीएम कैन रिकमेंडेड डिसमिसल, आर्टिकल 75(2). अप्रत्यक्ष रूप से वो मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति भी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो इनके बीच की कड़ी होता है। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री का रोल क्या है? लीडर ऑफ, ये लीडर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया, इसका मतलब सरकार का मुखिया है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर, मंत्रियों के बीच में वो समन्वय स्थापित करता है। और कम्युनिकेशन डिसीजन टू प्रेसिडेंट, कम्युनिकेट करता है मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में, प्रधानमंत्री के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। उसके बाद में इंपोर्टेड अमेंडमेंट है यहां पर, और 3 अमेंडमेंट आपको ये पता होना चाहिए, 42वां, 44वां और 91वां। हालांकि इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, फिर भी आप देख लो, तीनों एक साथ है।
42वें संशोधन में प्रोविजन किया था कि मेड प्रेसिडेंशियल एडवाइस बाइंडिंग, कि राष्ट्रपति पर मंत्री परिषद की सलाह बाध्य है। ये इस संशोधन में आया था। 44वें संशोधन में प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एडवाइस वंस, इसमें मोरारजी देसाई सरकार ने प्रावधान किया 44वें संशोधन 1978 में कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। 91वें संशोधन 2003 को जो हुआ था उसमें प्रावधान किया कि केप ऑन मिनिस्टर्स 15%, केप ऑन मिनिस्टर का मतलब होता है, केप का मतलब सीमा, मतलब नियंत्रण, मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया गया, 15% लोकसभा के कर दिया, केप लगा दी, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बातें हमने जो की, ये बातें हमने की है मंत्री परिषद की। तो आज के इस क्लास में हमने मंत्री परिषद को पढ़ा और इसके बाद की क्लास में हम प्रधानमंत्रियों को पढ़ेंगे कि भारत में अब तक कौन कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। तो मंत्री परिषद में हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा आप एक बार देखें कि मंत्री परिषद में हमने बात की थी एक डायग्राम की कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, अनुच्छेद 74, 75 और 352 की बात की थी। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं उनकी बात की थी। मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को हमने बार बार डिफाइन करने की कोशिश की और उनको समझा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और उसके बाद में मंत्री परिषद के कार्य पढ़े थे कि मंत्री परिषद क्या काम करती है, उसका रोल क्या है, और राष्ट्रपति को सलाह किस प्रकार से दी जाती है, और न्यायिक जांच से ये परे है, और प्रधानमंत्री का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हमने बात की। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, अब तक कौन कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं, कब कब बने, उनकी क्या क्या खास खास विशेषता रही, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।